अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला छिन जाएगी या बच जाएगी, इसके हवाले से अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सबसे बड़े सियासी और आईनी बहरान से निकलने की कोशिश में मजीद बहरानों की दलदल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वजीर आला पंजाब के इंतखाब से हल्फ बर्दारी तक हमजा शहबाज शरीफ मुसलसल मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दरखास्तें दायर की गई थी उस पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपने इस फैसले में 16 अप्रैल को होने वाले वजीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ पीटीआई की दरखास्तें 4-1 से मंजूर कर ली हैं और 24 घंटों बाद मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार के बगैर दोबारा वोटों की गिनती कराने का हुक्म दे दिया है। लार्जर बेंच में जस्टिस सदाकत अली खान के अलावा जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस तारिक शेख और जस्टिस शाहिद जमील खान शामिल थे। और समाअत के बाद जारी मुख्तसर हुक्मनामे में लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत की कि 16 अप्रैल को होने वाले इंतखाब में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती मुनहरिफ अरकान के 25 वोटों को शुमार किए बगैर की जाए। फैसले में कहा गया कि अगर हमजा शहबाज वजीर आला बनने के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सके तो आर्टिकल 130(4) के तहत तब तक दोबारा इंतखाब कराया जाए जब तक किसी को अक्सरियत हासिल ना हो। और फैसले में मजीद कहा गया कि आर्टिकल 130 सब क्लॉज 4 के मुताबिक वोटिंग के दूसरे मरहले में किसी उम्मीदवार को 186 वोटों की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वजीर आला मुंतखब होने के लिए सिर्फ मौजूदा अरकान और उनके वोटों में से अक्सरियत की जरूरत होगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से 25 वोटों को निकालने के बाद हमजा शहबाज मतलूबा अक्सरियत से महरूम हो गए तो वह वजीर आला नहीं रहेंगे। और फैसले में कहा गया है कि वोटों की दोबारा गिनती और दोबारा इंतखाब के लिए अगर जरूरत पड़ी तो पंजाब असम्बली का इजलास 1 जुलाई 2022 यानी कल शाम 4 बजे होगा। और लाहौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में फरीकैन को पाबंद किया है कि जब इंतखाबी अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, जब तक यह प्रोसेस नहीं हो जाता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुंतखब वजीर आला के नतीजे से गवर्नर को आगाह नहीं करते, उस वक्त तक पंजाब असम्बली के इजलास को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इस फैसले लिखा गया है कि गवर्नर आर्टिकल 130 क्लॉज 5 के तहत बगैर किसी पसोपेश और हिचकिचाहट के बगैर हल्फ लेने का अपना फर्ज अगले रोज सुबह 11 बजे से पहले किसी भी वक्त अदा करेगा। यह फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया गया है, जिसमें साजिद महमूद सेठी ने फैसले से इख्तलाफ किया और लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में अपना इख्तलाफी नोट तहरीर करते हुए जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा है कि हमजा शहबाज के हक में डाले गए पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान के वोटों को तस्लीम कर लिया गया था, इसलिए वोटों की दोबारा गिनती कराने के अमल की जरूरत नहीं है। इख्तलाफी नोट में शाहिद महमूद सेठी ने मजीद लिखा कि 371 अरकान पर मुश्तमिल पंजाब असम्बली में वजीर आला बनने के मतलूबा तादाद 186 वोटों की थी, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक हमजा शहबाज ने 197 वोट हासिल किए। उन्होंने मजीद लिखा कि 25 वोटों की गिनती से निकालकर हमजा शहबाज के 172 वोट थे, लिहाजा आइन के आर्टिकल 130 क्लॉज 4 के तहत वो मुंतखब होने वाले वजीर आला नहीं रहे और वजीर आला के ओहदे के लिए मुंतखब ना होने की वजह से उन्हें इस ओहदे पर फाइज रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जस्टिस साजिद महमूद सेठी का कहना था कि इस सूरत में जो पटिशनर है उसको दूसरे मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार पर सियासी बरतरी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि गैर मुंतखब रुकन के दफ्तर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता जो बसूरत दीगर आइन के आर्टिकल 133 के मैंडेट के खिलाफ भी हो। जस्टिस साजिद महमूद इख्तिलाफी नोट में मजीद कहा है कि मज़कूरा बाला नकात को मद्देनजर रखते हुए आइनी दरखास्तों की इजाज़त दी गई थी और कहा कि इस तमाम तर सूरत हाल के नतीजे में उस्मान अहमद खान बुज़दार को फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया गया है, जैसा कि वे सूरत हाल से कबल थे। अब अदालत से फैसले आने के बाद जहां बहुत से सवालात जन्म दे रहे हैं, वहीं तहरीक इंसाफ ने फैसला आने पर पहले खुशी का इजहार किया, लेकिन हुक्मनामे की तफसील पढ़ने के बाद इसे मायूस कुन करार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। तो सारी जो चीजें हो रही हैं, ना असेंबलीज फंक्शनल है, ना इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी को एतमाद है, वो सारी इंजीनियरिंग करे। अब हमारी 5 रिजर्व सीट्स थी, सीधा कानून था कि जनाब जैसे ही हमारी जो लोटे गए तो 5 नए आगे आने चाहिए थे, वो आइन में है। वो 3 हफ्ते लगा दिए उसके ऊपर, फाइनली हाई कोर्ट से फैसला आता है 5 रिजर्व सीट्स 2 पीटीआई को। अभी तक बैठे हुए इलेक्शन कमीशन हमें मिल ही नहीं रही। इमरान खान से कबल फवाद चौधरी ने भी अपनी ट्वीट के जरिए फैसले पर इजहार ख्याल किया, जिसमें उनका कहना था कि हाई कोर्ट के फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया है। हमजा की हुकूमत बरकरार नहीं रही, लेकिन जो हल दिया गया है उसके नतीजे में बहरान खत्म नहीं होगा। इस फैसले में कई खामियां हैं, लीगल कमेटी की मीटिंग बुला ली है, हाई कोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, लेकिन इसके बरक्स फैसला आने के फौरी बाद राजा बशारत, महमूद रशीद और पीटीआई के वकील अली जफर ने फैसले में करार दिया था। मिनिस्टर डिफेक्टर्स के वोट्स के जरिए इलेक्ट हुआ था,
वो दुरुस्त इलेक्ट नहीं हुआ था। तो इनके इस बहुत खुश आइन बात है और आइन की अल्टीमेटली विक्ट्री है, आइन की बालादस्ती है। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का भी और आप सबका कि आपने जो हमारे साथियों ने मेहनत, हम पर जो एक अजाब मुसल्लत था उससे अल्लाह ताला ने हमें निजात दिलाई है। हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो इस सूबे के चीफ मिनिस्टर नहीं है। पंजाब की तारीख का एक यादगार दिन है। धौंस, धांधली और जाली तरीके से जो चीफ मिनिस्टर बना था हमजा शहबाज, आज उसकी अदालत ने छुट्टी कर दी, हक की फतह हुई और पहले दिन से पीटीआई का जो मौकफ था आज अदालतों ने उस पर मोहर तस्दीक सब कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने फैसला आने के फौरी बाद इसे कानून और आइन की हुक्मरानी, कानून और आइन की फतह करार दिया था, लेकिन जो ही तफसीलन फैसला पढ़ा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात पर मुस्लिम लीग नून के सूबाई वजीर अता तारड़ और राना मशहूद ने इसे वक्ती करार दिया। उनका कहना था कि ये लोग अब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये मुकम्मल फैसला पढ़ेंगे तो एतराज करेंगे। साथ ही दोनों रहनुमाओं ने आईनी अमल में रुकावट डालने वालों को भी खबरदार किया। 63A के हवाले से एक तशरीह की जिसके तहत उन्होंने ये ओपिनियन दिया, पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने वालों का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। ना इलेक्शन को कुलअदम करार दिया है, ना ही फ्रेश इलेक्शन कराने की हिदायत दी है। अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की, किसी ने इलेक्शन प्रोसेस को रोकने की कोशिश की, मेंबर्स को दबाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई हुकूमत नहीं करेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डायरेक्ट अदालत कार्रवाई करेगी। अब लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक रीपोल नहीं होगा, फ्रेश इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि रीकाउंट की बात की गई है। ये जो 4-1 का डिसीजन है उसमें रीकाउंट की बात की गई है। अब रीकाउंट के बाद ऑब्वियसली मेजॉरिटी नहीं होगी तो रन ऑफ इलेक्शन होगा, यानी सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन होगा, जिसमें जिसके पास अक्सरियत होगी, अक्सरियत की बुनियाद पर वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा। अब अक्सरियत किसके पास होगी ये तायुन नंबर गेम करेगी कि असेंबली में नंबर गेम क्या है। अगर नंबर गेम की बात की जाए तो दोनों जमातों की पोजीशन 16 अप्रैल 2022 को हमजा शहबाज को वजीर आला बनने के लिए 371 के ऐवान में 197 वोट मिले थे। हमजा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई के 25 अरकान असेंबली डी सीट हुए और 25 अरकान के डी सीट होने पर पंजाब असेंबली में मेंबरान की तादाद 346 रह गई। इस वक्त हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 165 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के 7, आज़ाद 3 और राह हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के पास है, जिसके बाद हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 176 बनती है। 25 मुनहरिफ अराकीन के डी सीट होने पर पीटीआई के अराकीन पंजाब असेंबली 158 रह गए हैं और पीटीआई के 158 है, जबकि काफ लीग के 10 अराकीन मिलकर ऑपोजिशन के 168 एमपीएस बनते हैं। पीटीआई को 5 मखसूस नशस्तें मिल भी जाएं तो ऑपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है और मखसूस नशस्तें मिलने के बाद भी हुकूमती इत्तेहाद को ऑपोजिशन इत्तेहाद पर 3 वोटों की बरतरी होगी। 371 के ऐवान में वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए 86 वोट दरकार थे। तहम अगर 5 मखसूस नशस्तें पीटीआई को मिलने के बाद ऐवान 351 का तसव्वुर किया जाए तो इस हिसाब से वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए 176 वोट चाहिए होंगे और पार्टी पोजीशन के हिसाब से हुकूमत को वाज़ेह तौर पर बरतरी दिखाई दे रही है। और अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिसकी बिना पर कोई 5 मखसूस नशस्तों के ऑपोजिशन में आ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी वो जो 5 हैं वो भी उनकी हिमायत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कोalition को हासिल नहीं होगी। अब यह सवाल होता है कि कल लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा या तहरीक इंसाफ की अपील पर सुप्रीम कोर्ट को नया हुक्मनामा जारी करेगी। वहीं सवाल यह भी है कि क्या तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुतमईन होगी या नहीं। और सवाल तो यह भी उठता है कि अगर कल रन ऑफ इलेक्शन हो तो दोनों पार्टीज ने इस बारे में क्या तैयारी कर रखी है। क्या दोनों जमातें अपने अरकान को रातों रात इकट्ठा कर पाएंगी, कंटेस्ट करेंगी, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी की तरह इस इलेक्शन का भी बायकॉट करेगी। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के लॉयर अहमद अवैस साहब जो साबिका एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद अवैस साहब, आपकी प्री ये थी कि आर्टिकल 63A का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है उसका इतलाक हमजा शहबाज के इलेक्शन पर होना चाहिए, यानी रेट्रोस्पेक्टिवली उसकी एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए। वही अदालत ने किया है। जब वो हो गया है तो इस पर आप एतराज उठा रहे हैं, बुनियादी तौर पर रिजर्वेशंस क्या आपके? देखिए, हमारा एतराज़ जो है इसके ऊपर यह है कि उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि तमाम वो वोट जो किसी डिफेक्टर ने डाले हैं वो इनवैलिड हो गए, तो 25 वोट जो थे वो इनवैलिड हो गए थे। तो ये वोट हैं 16 अप्रैल को ये वोट डाले गए थे तो 16 अप्रैल को वो वोट इनवैलिड तस्वर हुए। जब वो 16 अप्रैल को इनवैलिड हुए तो डी नोटिफिकेशन जो है हमजा की वो 16 अप्रैल से होनी थी,
एमए साहब देखिए ना, द मैटर वाज सब जुडिस इन द कोर्ट, ये कोर्ट का फैसला अब आया है। अब जो रीकाउंट का मामला है उसके अंदर इसी ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि अहमद सईद राज साहब जो है, जिनकी पिटिशन ये थी कि नहीं 2 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया प्रैक्टिकली, और उनका नंबर भी शो किया जा रहा है 197, होने चाहिए प्रैक्टिकली 195। तो अदालत ने शायद इस खदशे के पेश नजर कहा कि ठीक है, अगर कुछ ऐसे एतराज़ात हैं तो रीकाउंट करा लेते हैं, और रीकाउंट के बाद जो भी अगर मेजॉरिटी नहीं ले पाएगा सिंपली, तो उसको फिर दोबारा से जो है वोट को काउंट कर लेंगे। सवाल यह है कि ये रिकाउंट की तो ज़रूरत ही नहीं थी, उसकी ये रिकाउंट की तो ज़रूरत ही नहीं थी। 195 हों या ना हों, दोनों सूरतों में वो नहीं था। और वो 195 तो ज़ुबानी स्टेटमेंट थी, ऐसी कोई एक लॉफ्टी स्टेटमेंट सी थी, वो कोई उसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं था, वो तो उसके ऊपर तो कोई ज़रूरत ही कोई नहीं थी। वो तो एक फॉर द सेक ऑफ एक उन्होंने जो एक प्रोसीजर काउंटिंग का करना था, और सारी डायरेक्शन भी दे दी, और ये भी कह दिया कि हमने तो कोई डायरेक्शन जो है इलेक्शन के मुतालिक दी कोई नहीं है। तो नंबर गेम में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत पीछे है, इस वक्त भी 9 नंबर्स अहेड है। जो अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि हम इस वक्त 9 वोट हमारे पास ज़्यादा हैं। तो अगर इन आइदर केस अगर करा भी लेते, दोबारा फ्रेश पोल भी होता, तो उस वक्त आप कैसे सिक्योर कर लेते? इलेक्शन हार जीत तो बिल्कुल एक पॉलिटिकल इशू है पॉलिटिशियन का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का। मैं तो उसकी लीगैलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि इसको ये चीज़ें जो हैं ये इसमें से मिसिंग हैं, जिसकी वजह से एक साइड के ऊपर उसको झुकाव ज़्यादा हो गया है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मेरा इससे कता नज़र कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसके पास कितनी सीटें हैं किसके पास कितनी नहीं हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। और देखिए, अगर 25 मुनहरिफ लोग जो है उनके वोट्स इनवैलिड हो भी जाए, तो उसके बाद 186 तो कोई भी सिक्योर नहीं कर सकता, ना हमजा शहबाज कर सकते हैं, ना चौधरी परवेज इलाही कर सकते हैं। यानी अल्टीमेटली जो रन ऑफ इलेक्शन वाली सिचुएशन है वो तो बनेगी। जब ये इलेक्शन हुआ था उस वक्त तो वो 25 वोट जो थे ना वो शामिल थे ना, इसलिए वो रिक्वायरमेंट थी कि 186 आपने पूरे करके दिखाने हैं। अब जिस वक्त जब वो 186 से इन्होंने 197 दिखाए, अब उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में 25 इनवैलिड हो गए, तो फिर ये 186 से नीचे आ गए जी, क्योंकि पहले इस वजह से ये इलेक्शन ख़त्म हो गया। ये सूरत हाल है ना, ये बिल्कुल एक जी बिल्कुल पोजीशन है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 25 अब इनवैलिड हो गए, यानी वो तो काउंट नहीं होंगे। अब जो भी कोई भी 186 तो सिक्योर नहीं कर पाएगा। अब जो भी होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं करेगा, अब तो नहीं करेगा। लेकिन आप देखें ना, अब यहाँ जब इक्वल दोनों जब जो है ना, जब अदालत का काम होता है कि वो दोनों की इक्वल बैलेंस को क्रिएट करना। अदल जो है ये बैलेंस है, मीज़ान जो है एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। देखिए, अब इंट्रा कोर्ट अपीलें थी, फैसला आ गया, अब इसको अगर चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट में करना है। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अब कह चुके हैं कि हम कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? क्या कल ये इलेक्शन होगा या वोट काउंट होगा या नहीं होगा? आप क्या देख रहे हैं? ये देखें, इसके मुताल्लिक कोई प्रेडिक्शन तो की नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट इसको रोक भी सकते हैं और उस सूरत में ये इलेक्शन ना होगा, और क्योंकि बहुत सारे और इसके फैक्टर्स होंगे जो वो कंसिडर करेंगे, लेकिन इसके मुताल्लिक प्रेडिक्शन कोई नहीं की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे मौक़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक 11th आवर जो है वो स्टे इशू कर दिया और मामला जो है वहीं पर रुक गया। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, कोई ये पहली बात तो नहीं होगी। आप समझते हैं कि ये सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं जिसकी बेस पे इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अल्टीमेटली इसके ऊपर कोई स्टे आएगा, ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी, और आप समझते हैं कि 16 अप्रैल वाले जो हमजा शहबाज का इलेक्शन था उसको अल्टीमेटली कालादम करार दे दिया जाएगा? कालादम नहीं करार दिया जाएगा, मतलब ये इलेक्शन को आप कहेंगे कि वो इलेक्शन इन सुप्रीम कोर्ट के रोशनी में वो इलेक्शन को ऑब्वियसली उसको जो है वो गलत तस्वर किया जाएगा, और उसके बाद नए फ्रेश इलेक्शन के ऑर्डर किए जाएंगे। ठीक है, और आप समझते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस के अंदर वो 5 लोग भी शामिल होंगे जिनका नोटिफिकेशन मखसूस नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होना है? जी हाँ, अगर तो सुप्रीम कोर्ट का ये उन्होंने अगर कर दिया तो उस सूरत में यकीनन वो 5 भी शामिल हो जाए। अच्छा, लास्टली अहमद अवैस साहब, आपको नहीं लगता फिर इससे प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, ये जो इनवैलिड वोट्स वाला है या आर्टिकल 63A वाला है, कि अगर ऐसा होता है तो फिर आपको उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस की तरफ ही जाना है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करना जिसको अभी लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि आप कंटिन्यू करें? नहीं, प्रेसिडेंट कोई सेट नहीं होगा, क्योंकि ये तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद तो मेरा ख्याल में आइंदा से ये सिलसिला ही हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो आप नहीं समझते कि फिर आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तो फिर जरूरत ही नहीं रहती ऐसी सूरत में?
नहीं 95 तो बिल्कुल ठीक है, उसमें वो जो प्रोसीडिंग है ना, जो हाउस की प्रोसीडिंग के अंदर इंटरफेरेंस जो है वो तो नहीं होगी। यानी अदम एतमाद की तहरीक से मुताल्लिक तो फिर सोचना पड़ेगा ना कि वो वोट काउंट भी नहीं होंगे, इनवैलिड हो जाएंगे और उस पर आप किसी को आउस्ट भी नहीं कर सकेंगे। अदम एतमाद जो है, अगर आप दूसरे के वोट परचेज करके और अपने साथ मिला के उनको शामिल कर लें तो ये इससे बड़ा जो है जोल्ट जो है या धचका जो है वो जमहूरियत को और आइन को क्या लगेगा। जी, मैं इसी तनाजुर में पूछ रहा हूँ कि फिर आर्टिकल 95 की प्रैक्टिकलिटी तो बिल्कुल नजर नहीं आती फिर उसके बाद। नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 95 जो है वो इस बात से तो इफेक्ट नहीं होता, वो तो वो तो प्रोसीजरल रॉन्ग के ऊपर आप बात करेंगे, लेकिन जहाँ पे इलीगैलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है वो उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट जो है बाकायदा तौर पे अपना जो फैसला देती है और उसके मुताबिक आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडवोकेट जनरल पंजाब रहे हैं और वकील है तहरीक इंसाफ के। इस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तहरीक इंसाफ कल क्या करने जा रही है उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जिस वक्त फैसला आया तो आपने उसको आइन और कानून की फतह करार दिया, लेकिन शायद तफसील से पढ़ा नहीं था। जब तफसील से पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया। इस बार आपके साथ ये हुआ कि फैसला पढ़ने से पहले मिठाइयाँ तकसीम कर दी आपने? हुआ ये कि पहले आया सिंपल फैसला, सिंपल फैसले में उन्होंने कलअदम करार दे दिया, नल एंड वाइड करार दे दिया उस इलेक्शन को, जो इल्लीगल इलेक्शन था, गैर कानूनी था, गैर आईनी था। और हम पहले दिन से कह रहे थे उस पे हमने यही तबसरा किया कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन उसके बाद जो तफसीली फैसला दिया है उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मजीद आईनी बहरान पैदा होगा। उसमें अब आप 5 अफराद जो हमारे मुंतखब हुए हैं जो स्पेशल सीटों पे, जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की सूरत में हुए हैं, अब आप उनको इंक्लूड नहीं कर रहे इस अगले इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। दूसरा, डिप्टी स्पीकर के जिसके हवाले से हमारा ये कहना है, और कहना नहीं अब तो साबित हो चुका है कि वो नून लीग के हाथों बिक चुके हैं। वो नून लीग के साथ अपनी सारी जाना वो फ्रीक्वेंसी मिला चुके हैं, डोरे मिला चुके हैं, और उनको उन्हीं की सुपरविजन के अंदर अब ये दोबारा इलेक्शन करवाने चले हैं। हम कहते थे कि पैनल ऑफ चेयरमैन के तहत जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर ये था कि 17 जुलाई को इलेक्शन होने देते, पूरा 372 का फ्लोर कंप्लीट हो जाता, पूरी हाजिरी हो जाती, उसके बाद फिर जिसके पास अक्सरियत होती वो 186 वोट लेके बन जाता। नहीं, लेकिन चौहान साहब आपकी प्ली ये थी कि आर्टिकल 63A का जो इतलाक है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का, वो हमजा शहबाज के इलेक्शन पर भी होना चाहिए, यानी रेट्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए। कोर्ट ने वही किया है। अगर आप इसको फ्रेश इलेक्शन की तरफ, बाय इलेक्शंस के बाद इलेक्शंस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फिर तो ये आर्टिकल 63A वाले फैसले का कोई एहतराम तो ना होता, और जो कोर्ट ने अभी किया है। हम ये कह रहे हैं कि जो अब री इलेक्शन वज़ारत आला का होना है, वो तो फिर अब आप कंप्लीट रखें ना सारे 372 के फ्लोर को, और फिर 5 अरकान जो मुंतखब हो चुके हैं जिनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उनको भी शामिल होना चाहिए। अच्छा, उसका मैं बता देता हूं आपको सर, उसका मैं बता देता हूं सर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से बात हुई है हमारी। वो कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे ही आएगा हम इमीडिएटली नोटिफाई कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर 5 लोग ऐड हो भी जाते हैं तो नंबर गेम में तो फिर भी आप पीछे हैं। नंबर गेम में मैं बताता हूँ आपको। फिर दूसरा ये है कि इनको नून लीग को पहले से सारी तैयारी थी। इन्होंने, मेरे कई दोस्तों से राब्ता हुआ है, वो तो पिछले 4-5 दिन से बिल्कुल अलर्ट, उन्होंने अपने सारे बंदे रोके हुए। अब यहाँ पर कुछ लोग हज के लिए गए हुए हैं, ठीक है, और बहुत सी मसरूफियात है। आप फौरी तौर पे अगले दिन पे बाउंड कर रहे हैं कि अगले दिन हर हाल में इलेक्शन हो। आप 2-3-4 दिन का वक्त देते। फिर उसके अलावा आप, मैं ये समझता हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना कि 5 मेंबर अगर बन भी गए तो फिर आपके लिए आसान नहीं होगा। नहीं, अभी जो 6 मेंबर हैं जो आज़ाद है, उनके साथ भी हमारे राब्ते चल रहे हैं। उन्होंने भी मौजूदा सूरत हाल के अंदर देख लिया है कि नून लीग के साथ चलना खुदकशी है और मौत के मुतरादिफ है, सियासी मौत के। और उनकी भी ये ख्वाहिश है कि PTI के टिकट की अगर शॉर्टी हो जाती है तो हम PTI के साथ खड़ा होने को तैयार हैं, और उनके ऊपर किसी किस्म की कोई डिफेक्शन क्लास भी नहीं लगती। इसी तरीके से नून लीग के भी बहुत से MPAs हैं जो मौजूदा सूरत हाल में जान चुके हैं कि अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट से तो जहर कातिल है, निरी मौत है। वो भी न्यूट्रल रहने की शॉर्टी के ऊपर जनाब अगले टिकट की शॉर्टी चाहते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह 1-1.5 दिन के अंदर नजर आएंगी। लेकिन बहरहाल मजीद थोड़ा सा बहरान पैदा होगा इस इलेक्शन के बाद, जो इमीडिएटली फौरन रखेगा।
अच्छा चौहान साहब, अता तारड़ तो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी 9 वोटों की बढ़तरी है, यानी 177 का नंबर वो कोट कर रहे हैं, 168 आपके हैं, हम 9 वोट से अभी भी लीड कर रहे हैं। तो इसलिए हमें को बहुत ज्यादा ऑब्वियसली नून लीग तो इससे इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन सफर आप लोग करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके साथ जो आजाद मेंबरान है वो भी शामिल हो गए हैं तो क्या वो वोट करेंगे कल आपको? अगर तो 5 अरकान हमारे शामिल होते तो 6 अरकान आपके आजाद हैं जो जिनके साथ मामला चल रहे हैं, और अभी नून लीग में से भी बहुत से शायद कल हुर बन जाएंगे और उनकी तरफ से भी अपनी मुस्तकबिल की सियासत को बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा फैसले आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन कंपेन प्रॉपर तो 2-3-4 दिन की कंपेन का वक्त भी होता है, तो तरीके से जो है ना सारी चीजें चलती है। लेकिन बहरहाल अदालत का फैसला है कि सर आंखों पे तो कोशिश है कि 5 अरकान को शामिल किया जाए जो मुंतखब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुंतखब हो चुके हैं, उनको भी इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर शामिल होना चाहिए और डिप्टी स्पीकर को कंडक्ट नहीं करना चाहिए, कंडक्ट पैनल ऑफ चेयरमैन को करना चाहिए। चौहान साहब देखिए, ये तो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में लिख दिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर डेप्यूटी स्पीकर ही होंगे। दूसरी बात, जो 5 लोगों की है वो 5 लोग भी इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर 6 लोग आ भी जाते हैं, 5 लोग नहीं होते, 6 लोग जो है वो आपके आजाद भी आपको वोट दे देते हैं, तो इसका मतलब ये है दैट मेक्स नो डिफरेंस। नंबर गेम में तो फिर भी पीछे है, तो क्या कल के इलेक्शन को बाइकआउट करने का इरादा रखते हैं? ये अभी देखते हैं ना जी, अभी मैं भी लाहौर ही जा रहा हूँ, वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स होगी, बाकी सतह पे पार्टी का मर्जी सतह पे भी कोई स्ट्रेटजी पॉलिसी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर स्टे लेने का भी प्लान है, जना कल सुबह इसके ऊपर स्टे भी लेंगे कि हमें कम से कम जना ये जो हमारी एप्रीहेंशंस हैं उनको भी एड्रेस किया जाए, और ये फौरी तौर पे इलेक्शन, लोग कोई हज पे गए हुए हैं, मुल्क से बाहर गए हुए हैं, ये सारी चीजें देख के कल सुप्रीम कोर्ट से जनाब रुजू किया जाएगा, उसके मुताबिक भी सारी स्ट्रेटजी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। अब कल क्या होना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने का इरादा रखती है, कल के जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको रोकना चाहती है, लेकिन क्या होना है ये तो ऑब्वियसली कल ही पता चलेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हुकूमत मुश्किल माशी फैसलों पर अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बनकर सियासी कीमत चुका रही है। वहीं हालात जो कि तू बरकरार हैं। एक जानिब वजारत ख़जाना पर बराजमान वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल हैं कि वो बता रहे हैं कि IMF से 1 की बजाय 2 किस्तें मिलने जा रही हैं। वहीं स्टेट बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी है, जिसके मुताबिक अब जो पॉलिसी रेट है उसमें मजीद इजाफा होगा, एक्सचेंज रेट भी मैनिपुलेट होगा, जिसके बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि महंगाई जो बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है मजीद रिकॉर्ड कायम करेगी। वजारत ख़जाना के इकनॉमिक एडवाइज़र विंग AW ने जून की आउटलुक के लिए अपनी माहाना इक्तसादी अपडेट में कहा है कि अजनास की बैनुल-अक़वामी कीमतों में हालिया इजाफा, खासतौर पर तवानाई और खुराक की कीमतें भी मकामी कीमतों पर असरअंदाज होंगी, और ये कि इस मंजरनामे के पेश नज़र जून में सालाना एतबार से महंगाई बुलंद होने और 14.5 से 15.5% तक पहुँचने का इम्कान है। एक जानिब मुल्क में मजीद महंगाई का खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो वहीं हुकूमत दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने जा रही है, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश वजारत ख़जाना को इरसाल कर दी गई है, जिसके मुताबिक पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 60 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश है। जहां हुकूमत मुश्किल माशी फैसले कर रही है, वहीं सस्ते तेल के हुसूल के लिए, सस्ते फ्यूल के हुसूल के लिए भी मुश्किलात का सामना है। अब रूस से सस्ते दामों पेट्रोल लेने की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं, क्योंकि वजीर आजम की जानिब से रूस से तेल खरीदारी पर ऑयल रिफाइनरीज से तजावीज़ हासिल करने के लिए लिखे गए खत का जवाब हुकूमत को मौसूल हो चुका है, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कहा है, जो रिफाइनरीज से पूछा गया था कि रूस से तेल का हुसूल मुमकिन भी है भी या नहीं है, जिस पर यह जवाब आया है कि जो तेल का हुसूल है वो मुश्किल है, और उसकी वजूहात बताई गई हैं। पाकिस्तानी रिफाइनरीज के लिए 15 से 30% रूसी खाम तेल काबिल कबूल है। रिफाइनरीज के पास इससे ज़्यादा तेल रिफाइन करने की इस्तेदाद नहीं है, जबकि मगरबी पाबंदियों के बायस भी रूस से तेल के हुसूल में मसाइल का सामना है। ये तज्जिया 4 रिफाइनरीज की जानिब से किया गया है, जिसमें पार्को, बाइको, PRL और NRL शामिल है। खत के जवाब में कहा गया है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के हुसूल की कोशिश कर रहा है। इसके गैर मुल्की करेंसी जो ज़खायर हैं सिर्फ 10 अरब डॉलर से कुछ ज़ायद हैं। ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान रूस से तेल दरामद करता है तो इसे अमरीकी मुखालिफत का सामना हो सकता है, जबकि अमरीका, सऊदी अरब असर और रसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान को दी गई तेल सहूलत ख़त्म करा सकते हैं। इस सूरत हाल के बाद रूस से सस्ता तेल लेने की उम्मीदें भी तकरीबन दम तोड़ चुकी हैं। वहीं कुछ रोज़ कबल शहबाज शरीफ ने रूस से अफगानिस्तान से
कोयला इंपोर्ट करने और इसकी पेमेंट डॉलर की बजाय रुपए में करने की मंजूरी दी थी ताकि बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अब इस हवाले से भी बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अफगानिस्तान की वजारत पेट्रोलियम और मादनियात के तर्जुमान मुफ्ती इस्मतुल्लाह बुरहान ने पाकिस्तान के साथ कोयले की तजारत का कोई भी मुआहिदा या याददाश्त ना होने का इंकशाफ किया है, और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोयले की तजारत करने की सख्त अल्फाज में नफी कर दी है। इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू देते हुए अफगानिस्तान की वजारत पेट्रोलियम और मादनियात के तर्जुमान मुफ्ती इस्मतुल्लाह बुरहान का कहना था कि अफगान तालिबान की हुकूमत का पाकिस्तान के साथ कोयले की तजारत का कोई वायदा नहीं है, और कोयले को अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बतौर प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान की इक्तसादी कमीज इतनी फटी हुई है कि इसमें अफगानिस्तान से मिलने वाले कोयले में चंद मिलियन डॉलर्स के फायदे से रफू नहीं हो सकता, और यही वजह है कि हमारे लिए पाकिस्तान या उनकी जरूरत अहम नहीं है। अफगान तालिबान की वजारत मादनियात के तर्जुमान इस्मतुल्लाह से जब पूछा गया कि अगर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के लिए कोयले की ड्यूटी में इजाफा किया है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बरामद की जाने वाली चीज़ों में इजाफा करेगा, तो इसके जवाब में उनका कहना था कि ना पहले पाकिस्तान ने हम पर कोई गुलपाशी की है और ना हमें आइंदा के लिए कोई उम्मीद है। अब जहाँ एक जानिब मुल्क माशी गिरदाब में फंसता जा रहा है, वही हुकूमत पर सियासी और अवामी दबाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि हुसूल इक़्तिदार के लिए उन्होंने जिन इत्तहादियों का इंतखाब किया था वो अब उन्हीं के निर्गे में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इत्तहादियों की मदद से इक़्तिदार तो मिल गया है, लेकिन ज़मीर की आवाज़ पर उनका साथ देने वालों का ज़मीर अब बेदार होना शुरू हो गया है, और उन्हें शिद्दत से यह एहसास निदामत तंग कर रहा है कि उनके ज़मीर ने उनके साथ धोखा कर दिया है, या उन सब का तोड़ हुकूमत ने इसहाक डार की सूरत में निकाला है। ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, ये शायद इसी तरह डिफ्यूज़ हो सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो लंदन में बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ के बड़े करीब समझे जाते हैं, उन्हें वतन वापस भेजा जाए, और इसकी मंजूरी इसहाक डार साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की तरफ से मिल गई है। इस ग्रीन सिग्नल के बाद उन्होंने वापसी के लिए रख्ते सफ़र बांध लिया है। अब इसहाक डार को पासपोर्ट जारी किया गया है, और वतन वापसी के बारे में इसहाक डार ने खुद भी तस्दीक जल्द पाकिस्तान पहुंच रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब की यानी गाइडेंस में किया है, तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क है, मैं जाऊंगा और मैं इस जो फेक केस है इसको बिल्कुल फाइट करूंगा। कोई मेरे खिलाफ और कोई केस नहीं है। इसहाक डार की वतन वापसी की इतलात के बाद से भी कयास आराइयाँ जारी हैं कि मुल्की मामलात बेहतरी की जानिब गामजन होंगे, क्योंकि उनको लंदन से नवाज शरीफ की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। शहबाज शरीफ जहां कुछ फैसलों के लिए लंदन की जानिब देखते थे, वहीं अब ये इम्कान है कि ऐसे फैसलों में इसहाक डार को नवाज शरीफ की मुकम्मल हिमायत होगी। इसके अलावा ये भी तासुर दिया जा रहा है कि इत्तेहादियों के साथ मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए भी वो अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। अब उनका पाकिस्तान पहुँचना यकीनन उसमें भी बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे रेड लाइंस मौजूद हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो केसेस हैं कहा जा रहा है कि इस पर पहले वो एक बेल अप्लाई की जाएगी, कोर्ट से ज़मानतें होंगी, और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इसहाक डार वतन वापस पहुंचेंगे, और इसी मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी तनकीद की सूरत में कैपिटलाइज किया जा रहा है। बहरहाल अभी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से इमरान खान साहब ने खुसूसी खिताब किया है, इसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। इमरान खान अपने दौर में लिए गए अहम फैसलों का मलबा मुसलसल मुख्तदिर हलकों पर डाल रहे हैं, और ये तासुर दे रहे हैं कि अहम नौयत के फैसलों पर उनका और उनकी हुकूमत का असर रसूख कम और मुख्तदिर हलकों का दबाव ज्यादा था। जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस बनाना हो या पार्लियामान से कानून साजी कराना हो, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मेंबरान सारे का सारा मलबा मुख्तदिर हलकों पर डालते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सेमिनार से खिताब करते हुए आर्मी चीफ को दी गई एक्सटेंशन से मुताल्लिक सवाल हुआ, क्या आप अपने फैसले पर नादिम है, जिसके जवाब में इमरान खान ने यह तासुर दिया कि बहुत सारे फैसले उनके इख्तियार में नहीं थे। मसला ये था कि इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स थे कि मैं सुबह उठ के हमेशा सोचता था कि आज मैंने कितने प्रॉब्लम्स को डील करना है, लेकिन उस जो कॉन्टेक्स्ट में मैं ऑपरेट कर रहा था मुझे बड़ा केयरफुली देखना पड़ता था कि ये मसले हैं और मैं सारे नहीं डील कर सकता एक वक्त। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुताबिक उन्हें दौरा रूस की वजह से अमरीका की जानिब से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया और आलमी साजिश के नतीजे में वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। आज इमरान खान ने एक बार फिर वाजे किया कि रूस जाने का फैसला उनका नहीं था, सिर्फ उनका फैसला नहीं था, बल्कि ये फैसला किसी और का भी था। इमरान खान का अकेला फैसला था और वो एम्बेसडर कह रहे नहीं उसका नहीं फैसला था, ये इंस्टीट्यूशनल फैसला था। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनके साथी भी इसी रविश पर चल निकले हैं। गुज़श्ता दिनों हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम खान सवाती ने एतराफ़ किया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हमारी मर्जी के खिलाफ हुई और राजा सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने का फैसला मुख्तदिर हलकों का था।
कोई छुपी हुई चीज नहीं है। कौन बेचता है, किस तरीके से ये लोग आते हैं। मैं आपको वाजे कर दूं कि अगर अदालत का निजाम जो है आपके मुल्क के अंदर ठीक हो जाए, कौन बेचता है स्वाति साहब? आपकी स्टैब्लिशमेंट, आपकी ब्यूरोक्रेसी, अपॉइंटमेंट्स कैसे होती? आपकी पॉलिटिक्स, दुनिया, मैं वही तो कह रहा हूं, स्टैब्लिशमेंट बेचती है जी, और कोई नहीं बेचता जनाब। पूरी स्टैब्लिशमेंट जो है आपके जजों के नाम जो है बेचती है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं। मैं तकरीबन 12 साल से कभी अपोजिशन में और कभी हुकूमत में और आज फिर अपोजिशन में। ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि आला अदलिया में जजेस की अपॉइंटमेंट के फैसले पर भी तहरीक इंसाफ आज इंकशाफ कर रही है कि जजेस की तैनाती से लेकर उनको प्लॉट्स की अलॉटमेंट तक के फैसले कहीं और से होते थे। मजारी ने काबीना में ये बड़ा शोर से उठाया कि ये जजेस को प्लॉट देना गलत है। काबीना ने फैसला किया और कहा कि जजेस को इस तरह से प्लॉट नहीं देने चाहिए। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब फरोग नसीम साहब ने कहा मैंने रोज अदालत में पेश होना है, मैं जजों के सामने कैसे पेश होऊंगा अगर इनको प्लॉट अगर मैंने रोक लिया। जजेस की जो इस वक्त पाकिस्तान में हाईएस्ट पेंशन है वो जजेस की है, और आप मुझे बताएं पेंशन के ऊपर टैक्स ही नहीं है। तो इस वक्त एक्चुअली जो ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है और जो जज रिटायर होता है वो अपनी तनख्वाह से ज्यादा पेंशन ले रहा होता है, बिकॉज उसकी पेंशन के ऊपर टैक्स ही नहीं है। तो ये जब मिफ्ता इस्माइल साहब बैठते हैं तो ये बताएं ना, जब ताकतवर हलकों की बात करते हैं तो फिर जुर्रत करें जरा ताकतवर हलकों के ऊपर। ये सारा इनको जो बेचारा सैलरीड आदमी है जो पहले ही दे रहा है, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, ये लोग तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं। जो लोग नहीं टैक्स दे रहे हैं उनको लाने की जरूरत करें ना। और ये बात भी आपका सवाल सही होगा कि हमने क्यों नहीं किया, हमने भी इसीलिए नहीं किया। अब हैरत तो यह है कि मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग आज बरबला एतराफ़ करते हैं कि उन्हें 2018 में बेसाखियों के सहारे लाया गया। अब सवालात तो बहुत सारे हैं, मगर सबसे ज़्यादा अहम सवाल यह है कि कल जब हुकूमत में थे तो इमरान खान की बकौल वो मुल्क की तारीख के सबसे बाइख्तियार वज़ीर आज़म थे, और बाइख्तियार थे कि अगर उनसे कोई इस्तीफ़ा मांगता तो वो उल्टा इस्तीफ़ा मांगने वालों से इस्तीफ़ा मांग लेते। सवाल यह है कि इमरान खान उस वक्त दुरुस्त कह रहे थे या आज ठीक कह रहे हैं। जब इमरान खान से इस्तीफे के मामले पर सवाल पूछा गया था तो वजारत उज़्मा के दौरान उन्होंने क्या कहा था? आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा नून लीग की बी टीम है और एस्टैब्लिशमेंट की तैनात करदा है, मगर कल तक उनसे ज़्यादा ईमानदार, उनसे ज़्यादा अपराइट ऑफिसर इमरान खान की नज़र में और कोई नहीं था। आज हमारी कमेटी का 13वीं सिटिंग थी और हमारा फैसला बाय कंसेंसस हो गया है तीनों वैकेंसीज पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो हम इनके अपने। आज इमरान खान की सारी कैंपेन फौज के सरबराह के खिलाफ दिखाई देती है, मगर जब इक़्तिदार में थे तो खान साहब के नज़दीक जनरल बाजवा सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल चीफ था। अब इमरान खान जो आज अदालती फैसलों पर भी और जजेस पर तनकीद करते हैं, कल तक अपने मुखालिफिन को अदालती फैसलों का एहतराम करने का दर्स देते थे, और कल तक जो फैसले उनके हक में आ रहे थे उसको खुले दिल से एक्सेप्ट भी कर रहे थे, मान भी रहे थे, और फिर मुखालिफिन को तनकीद का निशाना भी बना रहे थे कि वो अदालतों का एहतराम नहीं करते हैं। लेकिन आज एक सवाल जो इन सारे मामलात को देखकर ज़हन में आता है और इस्तफसार करने का जी चाहता है, वो ये है कि कल इमरान खान दुरुस्त कह रहे थे या आज उनके स्टेटमेंट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और लर्जा खेज वाक़या है पंजाब का, वो आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर रिपोर्ट होता है जो इंसानियत को झंझोड़ के रख देता है। वाक़े के बाद रिवायती तौर पर मजम्मतें होती हैं, ट्वीट्स दागी जाती हैं, अफसोस का इजहार किया जाता है, इजहार बरहमी होता है, और फिर एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड्स भी बनते हैं, लोग अपनी आरा भी देते हैं, लेकिन अगले ही रोज़ किसी नए वाक़े की तरफ तवज्जो मबजूल हो जाती है और पुराने वाक़े से नज़रें महव हो जाती हैं। मुश्किल हालात से निपटते माशरे में जालिम का ना तो रास्ता रोका जाता है, ना ही मजलूम को इंसाफ दिलाने का कोई मौसर निज़ाम दिखाई देता है। चंद रोज़ कबल ज़िला बहावल नगर के इलाके हारूनाबाद में एक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक डॉक्टर है, पुलिस ऑफिसर की जानिब से उसके ऑफिस के अंदर SHO के दफ्तर में मरियम हुसैन नामी लेडी डॉक्टर को 3 मर्दों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसकी CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो के मुताबिक इसमें देखा जा सकता है कि खातून डॉक्टर पर सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस एक शख्स बहीमाना तशद्दुद करता है। इस दौरान खातून ज़मीन पर गिर जाती है, जिसके बाद वो मज़ाहमत करती है। इस मौके पर SHO समेत ऑफिस में मौजूद दीगर लोग बीच बचाव कराते हुए देखे जा सकते हैं, जिसके बाद SHO ने अपनी सीट से उठकर तशद्दुद करने वाले शख्स को थप्पड़ मारकर ऑफिस से बाहर भी भेजा है। ये सारा वाक़या क्या है और इस पर वो जो खातून लेडी डॉक्टर है उनका क्या मौक़िफ़ है, सबसे पहले वो आपके सामने रखता है।
हस्बैंड के साथ मेरे निजी मामला थे, मैं डोमेस्टिक का शिकार थी ऑलरेडी। वो आइस के एडिक्ट थे और उन्होंने मुझे थाने बुलवाया ट्रैप करके और वहाँ पे गुंडे भेज के मुझे मार पड़वाई। वही माना तशद्दुद का निशाना बनाया गया जिसमें मेरी हड्डियां तोड़ी गई हैं। इस तशद्दुद के बाद मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। सारे हुकाम बाला से गुजारिश है कि मेरी जान को शदीद खतरा है और मुझे एज सुन एज पॉसिबल इंसाफ मुहैया की जाए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। खातून के वीडियो बयान और सोशल मीडिया पर तमाम तर वाकया वायरल होने के बाद पंजाब हुकूमत भी एक्शन में आई, जिसकी तफसीलात सूबाई वजीर अता तारड़ ने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों तक पहुंचाई। उन्होंने अपनी ट्वीट में बताया कि इस अफसोसनाक वाकये पर नोटिस लेते हुए SHO को मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि वाकया उसके दफ्तर में हुआ, जबकि मुलजिम जिसने खातून पर तशद्दुद किया वो जमानत पर है, मगर हमने इसकी दोबारा गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी है। अब यह सवाल पैदा होता है कि हमें निजी और हुकूमती सतह पर ऐसे क्या इकदाम करने होंगे कि ख़वातीन माशरे में अपने आप को महफूज समझ सकें, क्योंकि वो SHO के दफ्तर में या पुलिस स्टेशन में दाद रसी के लिए पहुंची थी, इसलिए नहीं पहुंची थी कि वहाँ उसे एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर मारा पीटा जाए, तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। और जिस अंदाज में उसको पीटा गया है वो यकीनन बड़ा दर्दनाक मनाजिर हैं, वो देखे नहीं जाते हैं। ये एक टेस्ट केस बनाने की बात अता तारड़ कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या ये मामला वाकई टेस्ट केस बन सकेगा। इससे पहले भी जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, तो उसके बाद कानून हरकत में आता है, इसको टेस्ट केस बनाने की बात होती है। लेकिन क्या इस मामले को टेस्ट केस बनाया जाएगा? एक पढ़ी लिखी खातून जो दादरसी के लिए पहुंचती हैं, उनकी दादरसी नहीं होगी तो फिर ख़वातीन के बारे में यकीनन आप सोच सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।